नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक पंचोली है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 5 केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन करने से पहले हम सरकार क्या है इसका अर्थ देखते हैं। सरकार अगर हम देखें तो राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। यानी राज्य को हम भावों से ही देख सकते हैं, कहीं होते नहीं है। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त व अदृश्य है, अमूर्त और अदृश्य है। इसी चीज को मूर्त रूप देने की मूर्त रूप सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो सरकार राज्य एक भावात्मक अवधारणा है, यह अमूर्त और अदृश्य होती है, उसी को मूर्त रूप दिया जाता है सरकार के माध्यम से। अब जनता होती है, राज्य में जनता होती है, तो उसके कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए जनता के द्वारा सरकार का चयन किया जाता है और सरकार समय समय पर जनता के लिए कार्य करती है। अगर हम बात करें एक भूभाग, राज्य एक निश्चित भूभाग होता है, उसी में सरकार होती है और उसी सरकार के द्वारा उस निश्चित भूभाग पर लोगों के लिए, जनता के लिए कार्य किया जाता है। अगर हम बात करें तो सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं। सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। अब सरकार को चलाने के लिए इसके सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं। अगर हम बात करें प्रथम अंग की, तो व्यवस्थापिका कहते हैं उसको। दूसरे की बात करें तो कार्यपालिका। तीसरे की अगर बात करें तो न्यायपालिका। ये सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगर हम बात करें सबसे पहले व्यवस्थापिका, तो ये प्रथम अंग होता है, प्रथम अंग होता है। और सरकार का गठन अगर हम देखें तो व्यवस्थापिका का गठन भी 2 स्तरों पर होता है। गठन 2 स्तरों पर होता है, राज्य व्यवस्थापिका और संघ व्यवस्थापिका। इस प्रकार अगर हम गठन की बात करें व्यवस्थापिका की, तो प्रथम अंग होता है, गठन 2 स्तरों पर होता है, राज्य व्यवस्थापिका और संघ व्यवस्थापिका। अगर हम बात करें व्यवस्थापिका की, तो व्यवस्थापिका की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद, हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि देश में एक संसद होगी और संसद 3 चीजों से मिलकर बनेगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है और संसद 3 से मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसी को व्यवस्थापिका कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से देश की व्यवस्थाओं को संचालन किया जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहले इन्हीं व्यवस्थापिकाओं में, तो सबसे पहले हम अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा की संविधान के
संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा की गई है कि हमारे यहाँ पर एक लोकसभा होगी। लोकसभा ये प्रथम सदन, लोकसभा प्रथम सदन या निम्न सदन, प्रथम सदन या इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। प्रथम सदन या निम्न सदन भी कहा जाता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो सदस्य हैं, लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें सदस्य संख्या की, सदस्य संख्या की, तो मूल संविधान में इसकी सदस्य संख्या बताई गई थी 500, लेकिन समय समय पर कुछ राज्यों का विस्तार हुआ, उस कारण वर्तमान में इसकी जो विभिन्न राज्यों से सदस्य देखा जाए तो इसके 530 सदस्य राज्यों से लिए जाते हैं। केंद्र शासित का मतलब होता है सीधे केंद्र से सरकार का संचालन होता है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो वहां से 20 सदस्य इसके लिए जाते हैं। 2 सदस्य जो लिए जाते हैं वो आंग्ल इंडियन 2 सदस्य लिए जाते हैं जिसको मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है सीधे रूप में। आंग्लो इंडियन का मतलब यह होता है कि जो यूरोप के जो देश हैं वहां के कोई अगर नागरिक हमारे भारत में अगर रह रहा है तो उसे एंग्लो इंडियन भी कहा जाता है। तो सदस्य संख्या की हमने बात की तो 500 सदस्य मूल संविधान में बात की थी। विभिन्न राज्यों से अगर वर्तमान की बात करें तो विभिन्न राज्यों से सदस्य संख्या 530 है। केंद्र शासित प्रदेश से 20, एंग्लो इंडियन की बात करें तो 2 सदस्य लिए जाते हैं। इस तरह से अगर बात करें तो वर्तमान में 552 सदस्य संख्या बताई गई है। 552 सदस्य संख्या बताई गई। ये लोकसभा की सदस्य संख्या के बारे में था। अगर हम बात करें निर्वाचन तो इनका जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार से प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार से इनका निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन अगर हम देखें तो 2 रूप में होता है, एक अप्रत्यक्ष रूप में और एक होता है प्रत्यक्ष रूप में। प्रत्यक्ष यानी कि जनता के द्वारा सीधा अगर किसी सदस्य को चुना जाता है तो वो प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष यानी जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति और उन व्यक्तियों का ग्रुप में से अगर किसी व्यक्ति को चुना जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से जनता उस पर निर्भर नहीं होती है, जनता पर निर्भर नहीं होता है वो निर्वाचन, तो उसे अप्रत्यक्ष रूप कहा जाता है। तो 2 प्रकार से निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से। तो लोकसभा के जो सदस्यों की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
सदस्यों के लिए योग्यता की अगर हम बात करें, सदस्यों के लिए योग्यता, सदस्यों के लिए योग्यता की अगर हम बात करें तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके बाद वो भारत सरकार के किसी लाभ के, भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत वह किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, ये इसकी योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता में अगर हम बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत वह किसी लाभ के पद पर न होना चाहिए। या चौथा, अगर हम बात करें योग्यताओं की, तो उसकी जो योग्यता है वह किसी न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो। तो ये लोकसभा के सदस्यों की अगर बात करें तो ये निम्न योग्यता होनी चाहिए, तो ही वो व्यक्ति सदस्य बन सकता है। अब हम बात करें लोकसभा का कार्यकाल की बात करें तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष उसका कार्यकाल होता है। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो इसको मध्य में ही, लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लेकिन मध्य में ही इसको भंग किया जा सकता है, तो इसको मध्य में ही भंग किया जा सकता है। इसके बाद लोकसभा का जो अगर हम बात करें तो बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री अगर चाहे तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकता है और उसको मध्य में ही भंग भी किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री के माध्यम से भी इसको भंग किया जा सकता है। अधिवेशन की बात करें, अगर लोकसभा का अधिवेशन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा का जो अधिवेशन होता है समय समय पर उसको राष्ट्रपति समय पर बुलाता है, राष्ट्रपति के द्वारा अधिवेशन बुलाया जाता है। अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा स्थगित भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है जब सरकार, हमारी लोकसभा और राज्यसभा 2 सरकारें होती है, इस चीज को समझना संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा होती है, अब हमारे यहाँ पर किसी चीज को लागू करने के लिए, नियमावली लागू करने के लिए हमारे यहाँ पर एक बिल लाया जाता है
और अगर वो बिल सबसे पहले लोकसभा ला सकता है या राज्यसभा भी ला सकती है, दोनों में से कोई भी ला सकता है। लोकसभा में ये बिल पास होने के बाद यह राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसके बाद इसको पास करवाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। लेकिन अगर लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक सदन में ये बिल पास हो जाता है लेकिन दूसरे सदन में ये बिल पास नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में इस बिल को पास करवाने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अगर आप भी बात करें वर्तमान तक तो 3 ही अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए और ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष न हो तब जाकर राज्यसभा का सभापति इसकी अध्यक्षता करता है। तो ये अधिवेशन समय समय पर अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगर हम बात करें लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी, तो लोकसभा के पदाधिकारी की बात करें सबसे पहला अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अगर हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। इनका जो चयन होता है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का जो चयन होता है वो लोकसभा के सदस्यों में से होता है। लोकसभा सदस्य अपने में से अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने सदस्यों में से ही इनका चयन किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चयन किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का अगर इनको हटाने की बात करें तो इनका हटाना लोकसभा एक प्रस्ताव लाएगी और उस प्रस्ताव को सबसे पहले 14 दिन के लिए इनको 14 दिन के पूर्ण सूचना से इनको हटाया जा सकता है। अगर हम बात करें अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां, अगर अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों की हम बात करें तो अध्यक्ष के कार्य सबसे पहले जो लोकसभा होती है, लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, इसकी जो लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके बाद अध्यक्ष होने के नाते सदन में शांति व्यवस्था स्थापित करना, अनुशासन की व्यवस्था स्थापित करना, यह भी अध्यक्ष का कार्य होता है। अगर हम बात करें लोकसभा की समस्त, अगर लोकसभा के समस्त कार्यक्रम, लोकसभा के समस्त कार्यक्रम, लोकसभा के समस्त कार्यक्रम व कार्यवाही की अगर हम बात करें, समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। तो ये अध्यक्ष का कार्य होता है लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, लोकसभा के समस्त कार्यक्रम व कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें
इसके बाद हम बात करें तो वह सदन की अध्यक्ष, सदन की कुछ समितियां बनी होती हैं। सदन की कुछ समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके बाद अगर हम चौथा पॉइंट की बात करें तो अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक यानी कि कोई कानून लाया जाता है संसद में, तो वह धन विधेयक है या नहीं। तो धन विधेयक का निर्धारण अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। पांचों पॉइंट की बात करें, अगर पांचों कार्य की बात करें तो संसद व राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हमने लोकसभा के बारे में अध्ययन किया कि लोकसभा का गठन किस प्रकार होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, उसका निर्वाचन कितना होता है, उसके जो सदस्य होते हैं उसकी योग्यता कितनी होती है। इसके बाद उसके जो लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किस प्रकार होता है। तो इस प्रकार हमने आज अध्ययन किया कि लोकसभा के बारे में हमने अध्ययन किया, और लोकसभा एक हमारा व्यवस्थापिका का एक अंग माना जाता है। धन्यवाद।